असे कुठलंही मोबाईल नाव किंवा काय आपलं नाव बघून घेत जा की काय नाव लिहिलेलं आहे आपण. नाहीतर मग असे कॅन्डिडेट ज्यांची नावं नाहीयेत, आम्हाला कळत नाहीये कोण झालंय ते, उद्या कोणती जनता आणून बसवित आणि इथं आमच्या डोक्याला ताण. गॅलेक्सी A10 कोण आहे रे? नाव चेंज करा. असे कॅन्डिडेट आहे ते मी रिमूव्ह करून टाकील. Vivo 9035 आणखी चेंज नाही झालेला. बघा गेले पळून. अशी जनता आहे काही. सरांनी सांगायची गरज नाही आणि बऱ्याचदा आपल्याकडून चुकूनही होत आहे, बट यू शुड बी कॉशियस अबाउट इट. वी ऑल आर adults now. We need to take these responsibilities. ठीक आहे सर, करा सुरू सर. Okay sir, thank you, thank you. Okay, so let me tell you some very basic thing how we are going to deal with biology. मुझे लगता है कि जो बच्चे ऑलरेडी ज्ञान सागर के साथ थे पिछले 2 साल से, they must be knowing Shiv Prasad sir, they must be knowing Patokar sir, wonderful people, excellent professors of biology. They are very good friend of mine and उनका मेरा पिछले 2 सालों से इंटरेक्शन चालू ही है, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि उन्होंने आपको क्या मटेरियल दिया हुआ है. लेकिन फिर भी मेन गड़बड़ ये हो जाती है यहाँ पे बैठे बच्चों का कि इट डजंट मैटर कि आपने इससे पहले कोई कोचिंग लिया है या नहीं लिया है. मेन गड़बड़ ये हो जाती है कि अगर मैंने अभी आपको 11th स्टैंडर्ड का कोई सवाल पूछा, इवन द इजीएस्ट वन, बहुत सारे बच्चे दे आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन. और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि ये टीचर ने ऐसा सिखाया, वो टीचर ने ऐसा नहीं. दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वी आर नॉट थोरो इन आवर रिविजन करंटली, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 12th में, नेचुरली आपका ज्यादा ध्यान स्टैंडर्ड 12th की तरफ है, 11th की तरफ आपका ध्यान कम है. सो यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकॉल बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग. ठीक है, अब तक ठीक था, लेकिन मुझे लगता है अभी हमें जो टाइम मिलने वाला है, अभी हमें जो वक्त मिलने वाला है, उसमें वी हैव टू बैलेंस आवर रिविजन्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 11th एंड रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 12th. ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं याद दिलाते जाऊंगा, पण इथं उभ्या उभ्या फ्रॉम दिस साइड the only thing I can do is to instruct you to do this and do that. Whether to perform those activities or not, that is completely your decision. यहाँ पर I'll tell you how we are going to go ahead. मुझे लगता है कल हमारे WhatsApp ग्रुप पे सर ने एक बहुत बढ़िया एक आपको वो काफी सारा मटेरियल कल PDF के रूप में शेयर किया गया है, जिसमें एक्शन प्लान ऑलरेडी दिया गया है कि हाउ फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा या मैथ्स होगा, ये इनका चैप्टर वाइज टीचिंग कैसे चलने वाला है. वो प्लान ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है. तो 99.9% मुझे उसी सीक्वेंस से जाना है. अभी इसमें आपने कहां पे ध्यान देना है मैं आपको बताता हूं. मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, पीसीएम का बात करने का मुझे अधिकार नहीं है, मैं पीसीएम का बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम जो नीट का पढ़ाई करने वाले हैं, नीटचा अभ्यास आपल्याला नीटच करायचा है. ओके, तर हा नीटचा अभ्यास जेव्हा आपल्याला करायचा है, आप कहां पे ध्यान देने वाले मैं आपको बताता हूं. सबसे पहला आपका ध्यान जो रहना चाहिए वो है टीचिंग की तरफ, क्योंकि टीचिंग की मदद से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. यहां पर व्हेन आई एम टीचिंग यू बेटर बी अलर्ट. आपले फार बरं आहे की आपण सकाळी सकाळी लेक्चर देतोय, सकाळी वातावरण चांगलं असतं है ना, थोड़ा फ्रेशनेस रहता है, तो थोड़ा सा उस फ्रेशनेस के साथ, उस ताजगी के साथ, और एवरी डे व्हेन यू आर वेकिंग अप यू शुड टेल योरसेल्फ कि मैं आज जो कर रहा हूं उसका फ्रूट मुझे 4 महीने बाद मिलने वाला है और उस फ्रूट के फायदे मुझे अगले 40 साल होने वाले. ये आपने रोज खुद को बताना है. लेट्स ट्राय अँड लेट्स स्टार्ट विथ दिस पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड की मी रोज हे जे कष्ट घेतोय त्याचं फळ मला 4 महिन्यांनी चांगल्या ऍडमिशनने, चांगल्या मार्क्सने मिळणार आहे आणि त्या ऍडमिशनमुळे माझी पुढची 40 वर्ष चांगली जाणार आहे. तो पहला आपका ध्यान रहना चाहिए टीचिंग की तरफ. दैट इज गोइंग टू क्लियर योर कंसेप्ट्स. दूसरा आपका ध्यान जो रहना चाहिए, अभी आप तो न्यू स्टूडेंट्स नहीं है, न्यू इन द सेंस आपके पहली बार 11th को आ रहे हैं, पहली बार 12th को आ रहे हैं, ऐसा नहीं है.
तो मुझे लगता है ऑलरेडी आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है हमारा स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी का, ये आपने रेगुलरली रोज रीड करना है। यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि रोज यहाँ पर हमारे लेक्चर में हम जो भी टॉपिक कव्हर करेंगे उतना टॉपिक आपने कंपल्सरी रीड ही करना चाहिए त्याच दिवशी, इमिजिएटली दॅट डे इटसेल्फ। थोड्या वेळाने करतो नंतर करतो वगैरे असं चालणार नाही, त्याच दिवशी तुम्हाला ते करायचं आहे। एंड मैं जनरली बच्चों को ये स्ट्रेस करता हूं कि व्हेन यू आर रीडिंग यू शुड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डायरेक्ट ब्रॅकेट बनाना, पेन वापरायचा नाही, हायलाइटरची पण गरज नाही, कारण की हायलाइटरने तुम्ही ब्रॅकेट नाही बनवू शकत। बेस्ट गोष्ट हायलाइटर वापरत असाल तर ठीक है, बट बेस्ट बात यही रहेगी कि यू यूज अ पेंसिल, यू यूज अ पेंसिल। तो जो भी व्हेन यू आर रीडिंग अ पेज, उस पेज में 30 लाइंस होंगी, लेकिन उन 30 लाइंस में एक्चुअली 12 लाइंस इंपॉर्टेंट रहती है सिर्फ, और उन 30 लाइंस में के 12 लाइंस इंपॉर्टेंट रहते हैं और कुछ 5 या 6 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये सभी चीजें इनकी आदत लगा लीजिए। ये कब आपको हेल्प करेगा? जब आप रिवाइज करेंगे किसी चॅप्टर को, तर अंडरलाइन केलेल्या गोष्टींकडे आपलं जास्त लक्ष जातं। आपण तसं सगळंच वाचन करायला पाहिजे रोजच्या रोज, पण अंडरलाइन केलेल्या गोष्टींकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे, ब्रॅकेट केलेल्या गोष्टींकडे, शब्दांकडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे। एनसीईआरटी हैज टू बी डन एवरी डे। ये सब करते करते ध्यान में रखिए, मैं थोड़े मैं आपको कुछ पर्सनल नोट्स भी लिख के देने वाला हूं, छोटी छोटी बातें जो शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है या टेक्स्ट बुक में है लेकिन मुझे पता है कि आपका ध्यान नहीं जाने वाला उसकी तरफ। होता है ऐसा, होता है ऐसा। ओके, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको लिख कर देने वाला हूं। उन पर्सनल नोट्स को अँड कीप दिस इन माइंड, एकच नोटबुक बनवली आणि तिच्यातच फिजिक्स टाकलं, त्याच्यातच मॅथ्स केलं, त्याच्यातच बायो केलं, तसं स्वतःचं नुकसान करू नका। बायो का भले ही 100 पेजेस का ही होगा, लेकिन एक कोई तो भी आपका रेग्युलर बुक लीजिए जो आपके पास ऑलरेडी था, खास नवीन पुस्तक घेऊन या, माझं तसं म्हणणं नाहीये, पण बायोलॉजीच्या तुम्ही नोट्स एकदा जिथे लिहायला सुरुवात करता, यू कंटिन्यू इन दॅट वे। समझ रहे हैं आप? ओके, नंबर 4, आपको रेगुलरली हर चैप्टर का जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं डीपीपी, एज वेल एज आपके संडे टू संडे या वीकली जो भी टेस्ट होने वाले हैं, उन सभी प्रिंट आउट्स को, उन सभी मटेरियल्स को, उन सभी पीडीएफ्स को आप संभाल कर रखिए, कुठेतरी त्याला स्टोर करून ठेवा व्यवस्थित। कारण की तुम्ही बघा, ये ऊपर की तीनों चीजें जो है ये कंसेप्चुअल चीजें, ये डिटेल चीजें हैं, लेकिन एमसीक्यू का प्रैक्टिस यहाँ पे। तो ये 4 चीजों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, मैं इन्हें द फैंटास्टिक 4 ऐसा कहता हूं हमेशा। तुम्हाला या 4 गोष्टींव्यतिरिक्त ऍटलीस्ट बायोलॉजीचं बोलतोय मी, पीसीएमचा माझा संबंध नाही, मला ते सब्जेक्ट कळत नाही, मला बायोलॉजी समजतं। बायोलॉजीसाठी मी तुम्हाला सांगेन, एवढ्या 4 गोष्टींकडे लक्ष ठेवा। यू आर गोइंग टू क्रॉस 300, 360 पैकी 300 तर आरामात तुम्ही क्रॉस करताय। फक्त तुम्ही प्रामाणिक राहायला पाहिजे आणि तुम्ही कष्ट घ्यायला पाहिजे या 4 गोष्टींसाठी। मग विद्यार्थी विचारतात, सर ते पब्लिकेशन कोणतं वाचू? माझ्याकडे ते एररलेस आहे, माझ्याकडे एमटीजी आहे, माझ्याकडे अरिहंत आहे, काहीही वाचू नका। डोंट रीड एनीथिंग। बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस रहते हैं, आई नो, पर वो पब्लिकेशन रीड करना एक्चुअली टीचर का काम है और हम सब करते हैं। वो पब्लिकेशन रीड करो, नए कंसेप्ट्स को ढूंढो, बच्चों को वो एक्सप्लेन करो, उसमें के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालो और बच्चों को वो कन्वे करो। ये काम हमारा है, आपका नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एनसीईआरटी। एनसीईआरटीच्या बाहेरचं काहीच वाचायचं नाही, कारण की पब्लिकेशनचा मी प्रॉब्लेम सांगतो तुम्हाला। पब्लिकेशनचं कसं, त्यांचा एक फंडा कसा असतो की पुस्तक जेवढं जाड दिसेल तेवढं चांगलं असेल असं विद्यार्थ्यांना वाटतं। तो टू इंक्रीज दैट वॉल्यूम वो क्या करते हैं, सभी यूजलेस सवाल उसमें डाल देते हैं।
यूजलेस इन द सेंस आपके लेवल पे वो यूजलेस है, हायर स्टडीज में वो बहुत उपयोगी है, लेकिन आपके लेवल पे वो यूजलेस हो जाते हैं. सो यू एंड अप wasting large amount of time on questions that are not related to your syllabus. दूसरी बात, यू एंड अप विथ लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहां ऐसे सवाल दिए हुए रहते हैं जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो आपको उनके जवाब नहीं आते, आप फिर गडबड में आ जाते, मला हे येत नाहीये, म्हणजे माझा अभ्यास झालेला नाहीये, मला भीती वाटते, मला नीट मध्ये मार्क पडणार नाहीये. Why should we have negativity around us? You have to stick with NCERT. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बना के रखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर जो निकलेगा वो कंपलसरीली किस में से निकलेगा, कंपलसरीली वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से निकलेगा. नीट 2020 का जो एग्जाम हुआ था, 90 में से 89 सवाल डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से थे. 90 पैकी 89 प्रश्न हे डायरेक्टली जसेच्या तसे एनसीईआरटी मधून होते. एक ही क्वेश्चन ऐसा था कि वो थोड़ा सा ऐसा पूछा था, इंस्टेड ऑफ आस्किंग लाइक दिस वो थोड़ा सा ऐसा पूछा गया. समझे आप? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, नाउ इफ वी आर डन थ्रू दिस, द चैप्टर आई विल बी स्टार्टिंग. chapter that I'll be starting is the cell, the unit of life. क्योंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायो इज लाइफ एंड यू कैनॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट थिंकिंग अबाउट सेल. देयर कैनॉट बी एनी लाइफ विदाउट सेल, कीप दिस इन माइंड. और अगर हमें लाइफ का स्टडी करना है तो हमें सेल का स्टडी करना है, सेल के डिटेल्स हमको पता रहने चाहिए. सेल, एज वी नो कि सेल का स्टडी काफी सालों पहले शुरू हुआ था. कुछ नेम्स हमें अच्छी तरह से पता रहने चाहिए, जैसे पहला नेम सेल से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, सेल का स्टडी से रिलेटेड पहला नाम जो आता है वो है रॉबर्ट हुक का. आपको इसमें से जो भी लिखना है आप पैरेलल लिख सकते हैं. पहला नाम जो आता है सेल स्टडी से रिलेटेड वो है रॉबर्ट हुक का. रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन आपको पता ही, लेकिन आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये जो सेल उन्होंने देखा था, इट वाज अ डेड सेल. तुम्हाला हे कोणी सांगत नाही. ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा था, ये बराबर है, अंडर द लेंस, लेकिन वो डेड सेल था ये कोई बताता नहीं, क्योंकि इससे हमारा आंसर चेंज हो जाता है. सो द फर्स्ट सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा. लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, फर्स्ट डेड सेल किसने देखा? तो वो रॉबर्ट हुक ने देखा. और आपको पता है कि वो बेसिकली, आपको कॉर्क कैम्बियम वगैरह ये चीजें अगर पता होंगी जो बार्क के इमीडिएटली नीचे रहती है प्लांट में, उन सेल्स को उन्होंने देखा था, और ये सेल्स डेड सेल्स रहते थे, ध्यान में रखिए. ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने जब ये सेल्स देखे थे तो दे अपीयर्ड लाइक हनीकोम, तो उन्होंने उसको नाम दिया था सेल्यूली, लैटिनाइज्ड, जिससे वर्ड आया सेल. लेकिन हमारा आंसर कैसा चेंज हो जाता है? कल अगर सवाल ही आया हु ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट सेल, लेकिन उन्होंने अगर स्पेसिफाई किया है हु ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा. फर्स्ट लिविंग सेल जो देखा था दैट वाज बाय एंटोन वैन लुएनॉक. He observed the first living cells. ध्यान में रखिए, एंटोन वैन लुएनॉक, मुझे लगता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में शायद इनका नाम आया होगा, नहीं आया होगा, आई हैव नो आइडिया. लेकिन एंटोन वैन लुएनॉक की और एक खासियत ऐसी है कि एंटोन वैन लुएनॉक वाज द पर्सन हु फर्स्ट डिवाइस्ड
अ प्रॉपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला अच्छा माइक्रोस्कोप जो डिवाइस किया गया था वो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेंसेज टुगेदर। माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस नहीं रहता, देयर आर मल्टीपल लेंसेज टुगेदर। तो ये जो लेंसेस है इनके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारे प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स को देखना शुरू किया। तो ही इज द वन जिन्होंने सबसे पहला सेल जो है वो उन्होंने देखा। ओके, इसमें फिर और एक नाम, जनरली बच्चे इस नाम को कंफ्यूज कर देते हैं इस नाम से। रॉबर्ट ब्राउन was the first person या सगळ्या गोष्टी, he was the first person to observe nucleus, to talk about nucleus। ये सभी चीजें टेक्स्ट बुक में दी गई है। ऑल ऑफ दिस इज इन द टेक्स्ट बुक। आपने उसको ध्यानपूर्वक धीरे 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 रीड करना है और इन नामों को और उन्होंने काम क्या किया है इसको अच्छी तरह से हाईलाइट करके रखना है, अंडरलाइन करना है। पिछले साल नीट 2020 में मैच द फॉलोइंग के टोटल 7 सवाल आए थे, 7 क्वेश्चन, 7 चौक 28, 28 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग आया था। और मैं स्पेसिफिकली मैच द फॉलोइंग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देखिए, एक साइड यू कैन हैव द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट, another side you can have the work that they have done, the work for which the scientists are recognized। इसलिए आपको इनके काम अच्छी तरह से पता रहने चाहिए। बच्चे बहुत बार लिविंग सेल और डेड सेल में कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत बार रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मी मुद्दामून तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही कोणाकडे आणि कुठल्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यायला पाहिजे। इसमें जैसे ये इन साइंटिस्ट का हमने नाम लिखा, उसी प्रकार से अगले 2 साइंटिस्ट जो है वो है अगले 2 साइंटिस्ट जो है वो है श्रीडन एंड श्वान। हम किस चीज की तरफ ध्यान देते हैं और कौन सी चीजें नीट में पूछी जाती है, ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग और मजेदार एक बात रहता है। जैसे मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अच्छा सर अभी श्रीडन एंड श्वान के बारे में बात करें क्या, हमको पता है सर क्या बताने वाले हैं। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल थियरी। श्रीडन एंड श्वान दे प्रपोज व्हाट इज कॉल्ड एज द सेल थियरी। सेल थियरी क्या बोलता है? सेल थियरी बोलता है कि ऑल द living organisms they are either made up of one cell, अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो, नहीं तो मल्टीपल सेल्स, मल्टीसेलुलर होगा तो बहुत सारे सेल्स। दूसरा इससे हमें समझ में आता है कि सेल बिकम्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। You cannot think of life, you cannot talk about life, you cannot imagine life if you are not having cell there। अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, ध्यान में रखिए। लेकिन इसमें और एक चीज आगे जाके ऐड की गई कि ईच सेल arises from the pre-existing cell। आपके सामने जो भी आपको सेल दिख रहा है वो ऐसा जादू मंत्र करके हवा में से नहीं आया है। A cell in front of you is coming out of its parent। There is always going to be a parent। Always keep this in mind। Okay, एवोल्यूशन का चैप्टर जब होगा तो मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि पहले लोगों को लगता था कि ऐसा जादू हो जाता है और लाइफ आ जाता है, जादू हो जाता है और सेल आ जाता है, वैसा नहीं है। रुडोल्फ वर्चो जो है, ये दूसरा स्पेसिफिकली, ये सेकंड हमने जो पॉइंट ऐड किया है सेल थियरी में, ये दूसरा पॉइंट एक्चुअली श्रीडन एंड श्वान का नहीं था,
ये पॉइंट रूडोल्फ वर्चू ने ऐड किया। ओके, हमें ये स्टेटमेंट्स बाय हार्ट रहने चाहिए। कभी कभी सवाल कैसे आता है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आर रिलेटेड टू द सेल थिअरी प्रपोज बाय स्टीडन अँड श्वान। तर खाली तुम्हाला 4 उत्तर दिलेले, त्यातले तुम्हाला सांगायचे की कोणते ऑप्शन असे आहेत, एखादा ऑप्शन किंवा मोर दॅन वन ऑप्शन असा आहे की ज्याच्यात सेल थिअरीची माहिती बरोबर देण्यात आलेली आहे। या फिर सवाल कभी कभी उल्टा भी पूछते हैं कि नीचे 4 चीजें दी हुई है, इसमें का कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो स्टीडन एंड श्वान के सेल थियरी में नहीं था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, ऐसा दोनों प्रकार से दे आस्क अबाउट इट। एनीवे, ओके, अभी हमारा ज्यादा ध्यान इधर रहता है और बराबर भी है, लेकिन ऐसा करते करते कभी कभी गड़बड़ कैसे हो जाती है पता है आपको। आप इतना सब बाय हार्ट करके गए हैं, मैं इतना सब बाय हार्ट करके गया हूं, वो क्या पूछते हैं पता है आपको, दे आस्क इनका स्पेशलिटी क्या है। श्रीडन और श्वान ये बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे, हमें वो भी पता रहना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बताया गया है वो ऑलरेडी। टेक्स्ट बुक हमको ऑलरेडी बता रहा है कि श्लीडन वाज अ बॉटनिस्ट, ओके, एंड श्वान वाज अ zoologist। ही छोटीशी माहिती आहे पण फार महत्वाची माहिती आहे। 4 मार्क येते तुमचे। आपल्याला वाटतं आमचे 4 मार्क इकडे, तसा काही पॅटर्न फिक्स नाहीये, काय विचारतील काहीच अंदाजा येत नाही, पण टेक्स्टबुकच्या बाहेरचं नाहीये। ओके, प्रॉब्लम यही होता है, बच्चे ये पढ़कर जाते हैं, सवाल इधर का आता है, बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? आपने ये पढ़ा नहीं, आपकी गलती, आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी गलती। समझ रहे आप? ओके, प्लस और एक छोटी सी बात, श्लीडन एंड श्वान में श्वान से रिलेटेड एक बात बताई गई है कि इन्होंने सेल के लेयर के बारे में बहुत अच्छा, सेल के मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया था। उस मेम्ब्रेन को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत बढ़िया स्टडी बहुत सालों पहले श्वान ने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। नो वन टॉक्स अबाउट इट, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं बच्चों को यही हमेशा बताता हूं कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे नहीं पता आप नीट के अलावा और कोई एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, आप सीईटी दे रहे होंगे, आपका जेई दे रहे होंगे, बट वॉट एवर दीज एग्जाम्स आर, कीप दिस इन माइंड, इन एग्जाम का मेन क्राइटेरिया जो है, इन एग्जाम का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वो सिलेक्शन नहीं है। आपको लगेगा कि मैं ये एग्जाम, नीट के एग्जाम से मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, इट्स नॉट सिलेक्शन। इन एग्जाम्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है इन एग्जाम्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एलिमिनेशन है, सिलेक्शन नहीं है। ओके, क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये देखिए। आप, मुझे लगता है आप सब लोग, अभी आप में से कुछ लोग ऐसे कि जिनको 10th में, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, जिनको 10th में 90% से ज्यादा थे। आप में से कुछ लोग ऐसे कि जिनको 10th में 60-65% थे। ओके, इट डजंट मैटर। ओके, एखादा व्यक्ती जो अभ्यासात कमी असतो तो इतर गोष्टीत फार चांगला असतो, त्याचं व्यावहारिक ज्ञान खूप चांगलं असतं, तो सब में प्लस और माइनसेस रहते, डोंट वरी अबाउट इट। बट मुझे बात आपको ये बताना है कि बच्चा किसी भी आईक्यू का रहे, जब वो नीट एग्जाम का प्रिपरेशन करता है तो हर कोई यही बोलता है मुझे एमबीबीएस करना है। लास्ट ईयर, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 16 lakh students last year appeared for NEET examination। नीट में एमबीबीएस के सीट्स कितने हैं? नीट में एमबीबीएस के सीट्स रफली 60,000। पॅन इंडिया, पूर्ण भारतात एमबीबीएस ची साधारणतः 60,000 जागा आहेत। या 60,000 जागांसाठी 16 लाख लोक भागम भाग कर रहे हैं। ओके, तो नीट एग्जाम का काम ये नहीं है कि ये 16 लाख में से 60,000 लोग कैसे बाजू में निकालने के, वो नहीं है। उनका ये है कि बाकी के जो 15 लाख लोग हैं,
15,40,000, उनको कैसे साइड में निकालने का उनका मेन एम ये। और ये एलिमिनेशन करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो एकदम डिफिकल्ट सवाल ही पूछेंगे, वो जनरली आपको हिट विकेट कर देते, वो आपको रन आउट कर देते बाय आस्किंग द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आणि आपल्याला एक सवय काय असते, अरे ही फार अवघड एक्झाम आहे, ही नॅशनल लेवलची एक्झाम आहे, त्याच्यामुळे सगळ्या अवघड गोष्टींकडे मी जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे। लेट मी टेल यू आपकी एक गलती कहाँ पे होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसा अगर मैं स्टैंडर्ड 11th की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 11th में हमारे पास 5 यूनिट है और उसमें आप सबसे ज्यादा ध्यान किसकी तरफ देते हैं, आप सबसे ज्यादा ध्यान वो यूनिट नंबर 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, सर्क्युलेशन, ये जो चैप्टर से आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा है, करना चाहिए। मला असं अजिबात म्हणायचं नाही की हा चॅप्टर कमी महत्वाचा है तो चैप्टर ज्यादा महत्वाचा है, नो नो नो, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल किस पे आते पता है आपको, ज्यादा सवाल यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। ज्यादा सवाल यूनिट नंबर 1, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये उनके फेवरेट चैप्टर्स। हमारा एटीट्यूड क्या रहता है, अरे वो बहुत आसान चैप्टर है, मैं ऐसे आंसर दे दूंगा, लेकिन वो इतना छोटा वर्ड पकड़ के उसमें से सवाल पूछते कि हम गड़बड़ में आ जाते हैं। एनिमल किंगडम चैप्टर जब होगा तब देखिए आप, आपके ध्यान में आएगा तब प्लांट किंगडम में। तर मला असं अजिबात म्हणायचं नाही युनिट 5 कडे लक्ष नका देऊ, युनिट 1 कडेच लक्ष द्या, दैट इज नॉट आई एम टेलिंग यू, आई एम सेइंग दैट यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनी चैप्टर कि भाई ये बहुत आसान चैप्टर। स्टैंडर्ड 12th में सबसे बड़ी गलती बच्चे कहाँ पे करते हैं, स्टैंडर्ड 12th में सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स में। वो जो आपका चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन वो 4 चैप्टर्स मिलके आपके स्टैंडर्ड 12th के लगभग 100 पेजेस हो रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड 12th का अगर आप सिलेबस देखेंगे और वो 16 चैप्टर देखेंगे, सबसे ज्यादा सवाल अगर आते हैं तो उस यूनिट पे आते हैं। हमारी गलती क्या होती है, हम ज्यादा ध्यान किधर देते हैं, हम रिप्रोडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उन पे 100% बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, लेकिन एक तरफ ध्यान देते थे हमने, उधर दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा बेपरवाही, लापरवाही नहीं करना चाहिए। समझ रहे आप? ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की तरफ हम ध्यान देते हैं, वो स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट की तरफ ध्यान देते एवोल्यूशन की तरफ और बायोटेक की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। मला वाटतं बायोटेकचे चॅप्टर तुम्हाला, तुम्ही जर का ज्ञान सागर बरोबर होता याच्या आधी, बायोटेकचे चॅप्टर तुम्हाला शिवप्रसाद सरांनी शिकवले असते। ही इज एक्सलेंट इन दैट पार्ट। यानी कभी कभी तो मैं खुद फोन करके उनको कुछ कंसेप्ट पूछ लेता हूँ कि सर ये ऐसा क्यों और वैसा, समझ गया? ओके, तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इट इज इम्पॉर्टंट और इट इज लेस इम्पॉर्टंट। या छोट्या छोट्या गोष्टींकडेही लक्ष द्यायचं आहे, आणि या गोष्टी, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम आउटसाइड, ये चीजें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी गई है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपने उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अभी सेल्स का अगर बात चल रहा है तो नेचुरली सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स, सबसे पहले जिनके बारे में हमने बात करना चाहिए, दे आर गोइंग टू द प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इन जनरल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसा उन्होंने बताया कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, Mycoplasma. the smallest cells are the mycoplasma or the mycoplasm। यहाँ पे इतना ही उनका रेफरेंस है। माइकोप्लाज्म का डिटेल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, दे आर आल्सो टेलिंग दैट माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट क्यों है, इट इज हार्डली 0.3 मायक्रॉन। टेक्स्ट बुक मध्ये आहे, व्यवस्थित अंडरलाइन करायला पाहिजे, हे नाव आणि हे फिगर को तुम्ही ब्रॅकेटच करायला पाहिजे पेन्सिलने। ओके, ओंकार बेटा आपका ऑडियो ऑन है, उसको ऑफ कीजिए प्लीज। वेरी गुड। ओके, अभी जैसा उन्होंने स्मॉलेस्ट सेल बताया है, वैसा उन्होंने डायमीटर वाइज बिगेस्ट सेल या लार्जेस्ट सेल भी बताया है, और उन्होंने बताया कि दैट इज द
ऑस्ट्रिच जो आहे, ज्याला आपण मराठीत शहामृग म्हणतो, शहामृगाचं एक अंड, शहामृगाचं एक अंड ये साधारणतः, अभी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ नहीं है, उन्होंने नाम दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर मैं आपको दे रहा हूं, आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का एग लगभग 13 सेंटीमीटर का होता है। ऑस्ट्रिच का एग लगभग 13 सेंटीमीटर का होता है, ध्यान में रखिए, इट इज दैट बिग। उसी प्रकार से उन्होंने ये बिगेस्ट, यानी हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं, अगर मैं लेंथ की बात करूं, यानी अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं, तो लॉन्गेस्ट सेल इज नेचुरली अवर न्यूरॉन। ये टेक्स्ट बुक में भी आप बोलेंगे सर हमको पता ही है, क्यों बता रहे? टेक्स्ट बुक में न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ये बताया हुआ है, लेकिन न्यूरॉन का उन्होंने डायमेंशन नहीं दिया हुआ। यू विल बी सरप्राइज टू नो, एक कॉमन रेगुलर न्यूरॉन हमारे बॉडी में, न्यूरॉन यानी नर्व सेल, अ सिंगल नर्व सेल, अ सिंगल न्यूरॉन कैन बी एज लॉन्ग एज 200 सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये हमारे पास रहना चाहिए, वी शुड नो। बाकी फिर छोटे छोटे सेल्स के बारे में, जैसा उन्होंने आरबीसी के बारे में दिया है, आरबीसी का डायमेंशन तो 2 जगह पे आ रहा है, इस चैप्टर में भी दिया है 7 माइक्रोन्स का, और आपका जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि इट इज 7 माइक्रोन्स, है ना। तो ये सभी फिगर्स जो है, इन फिगर्स को आपने हाईलाइट करके रखना चाहिए। आई होप आपने एटलीस्ट ये 2 चीजें लिखी होंगी, क्योंकि ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, सेल्स में, इस दुनिया में सबसे पहले सेल्स जो बने थे, दे वर द सिंपलेस्ट ऑफ द सेल्स, और वो सिंपलेस्ट सेल्स जो है, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, मुझे लगता है हमें सबसे पहले सर्वात सोपे कॅरेक्टर्स कोणते आठवतात मला प्रोकॅरियोटिक सेलचे? पहला कैरेक्टर की दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ द सेल्स, दे आर यूनिसेल्युलर, वो सभी यूनिसेल्युलर नेचर के हैं, एंड दैट दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। उनमें डीएनए नहीं है ऐसा नहीं कह रहे अपन, ओके, उनमें न्यूक्लियस नहीं है ऐसा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर द सिंपलेस्ट सेल्स, ओके। और इसमें हमें एग्जांपल्स अच्छी तरह से पता रहने चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, आपके सभी प्रकार के साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर यू कॉल देम एज बीजीए। एक बहुत कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे जब ये नाम सुनते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी म्हणजे ऍक्च्युअली प्लांट आहे, तर इमिजिएटली ते याला किंगडम प्लांटी मध्ये टाकून देतात, झाली गडबड झाली तुमची, ओके। साइनोबैक्टीरिया आर नॉट प्लांट्स, दे डोंट बिलोंग टू प्लांट्स। All the members of prokaryotic cell, keep this in mind, all of them they belong to kingdom Monera। हम जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग इन जनरल अबाउट किंगडम मोनेरा। तो आपके बैक्टीरिया, आपके साइनोबैक्टीरिया एंड आपके स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा, कभी कभी इनको MLO बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया गया है, कभी कभी इनको MLO या PPLO ऐसा भी कहते हैं, वो बाद में बात करेंगे, ओके, ठीक है। दीज आर द जनरल कॅरेक्टर्स। टेक्स्ट बुक मध्ये हे नाव दिलेले आहेत, पण टेक्स्ट बुक मध्ये हे नाही दिलेलं की ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, ये टेक्स्ट बुक नहीं बता रहा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ये सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, लेकिन बच्चे बहुत बार इन दोनों को जोड़ नहीं पाते। आपका पढ़ाई हुआ है ये तभी कंफर्म होगा व्हेन यू आर एबल टू ज्वाइन
some word, some statement, some topic from one chapter with some word, some topic from another chapter. तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की तुमचा व्यवस्थित अभ्यास झालेला आहे. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये एक महत्वाची गोष्ट जी आपल्याला सांगण्यात आलेली आहे, that there are these prokaryotic cells, they show various shapes. अभी टेक्स्ट बुक वैसे तो 4 शेप बता रहा है, मैं आपको 5वां शेप भी बताने वाला हूं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको एक शेप मिलता है, व्हाट इज कॉल्ड एज बैसिलस. स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया है उन्हें इन जनरल कहते हैं बैसिलस, है ना. ओके. उसके बाद आपके सॉरी, स्फेरिकल जो है हम उनको कहते हैं कॉकस या कॉकाय. ओके. फिर जो रॉड शेप है उन्हें हम कहते हैं बैसिलस. रॉड शेपचा अर्थ होतो असा. तुमचा साल्मोनेला टायफी जो आहे, ह्यूमन हेल्थ अँड डिसीज स्टँडर्ड 12th मध्ये आपल्याला साल्मोनेला टायफी, टायफॉइड या इन्फेक्शन बद्दल सांगण्यात आलेले आहे. तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो रॉड शेप बैक्टीरिया है. कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो है ये कॉमा शेप होते हैं. कॉमा शेप का मतलब दे आर कॉल्ड एज विब्रियो, समथिंग लाइक दिस. एंड एटलीस्ट टेक्स्ट बुक हमको बता रहा है कि कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पाइरिलम या स्पाइरिलियम. कुछ टेक्स्ट बुक में स्पाइरिलम दिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में स्पाइरिलियम दिया हुआ है. ओके. ये 4 तो आपके पास है ही. तुमच्याकडे हे फिगर्स पण राहायला पाहिजे म्हणजे तुमच्या व्यवस्थित लक्षात राहतो. लेकिन इसमें 5वां एक प्रकार है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारे बैक्टीरिया ये एक्चुअली शेप शिफ्टिंग होते हैं. शेप शिफ्टिंग यानी ये कंटिन्यूअसली अपना शेप चेंज करते रहते हैं. कितनी मजेदार बात है, कितनी मस्त बात है. देखिए, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप्स. ऐसे बैक्टीरिया जो है इसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म. कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म. आपको इसमें से कुछ लिखना होगा तो लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं. इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग प्लीज राइट इट डाउन. ओके.
ओके, धीरे 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 मैं ये अभी इरेज कर रहा हूं। ये पहले 4 तो एग्जांपल्स उन्होंने दिए ही है, ये लास्ट वाला नहीं है। ओके, तो आपने आपके पास ये लिख के रखना चाहिए, आपको ये भी पता रहना चाहिए ठीक से। अभी किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक जनरलाइज्ड आइडिया हमको पता रहना चाहिए। जनरलाइज्ड आइडिया ऐसा है कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल जो है, पहली बात तो उसके पास अलग अलग शेप का होगा, ऑफकोर्स उसके पास होगा, पहली बात है सेल एनवलप। अभी ये सेल एनवलप जो है, इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं मुझे नहीं पता, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कितने लेयर्स होते हैं। ओके, पर आपको पता रहना चाहिए सेल एनवलप इज नॉट यूनिसेल्युलर और सॉरी सिंगल लेयर, इट इज मल्टी लेयर। इसके अंदर ऑफ कोर्स सबसे मेन चीज जो है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल की बात चल रही है, सबसे मेन चीज जो है इसके अंदर दैट इज द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन, है ना। ओके, इन सेल्स के अंदर आपको 100% इसका जो आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए। हम किसके डीएनए की बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए की। प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के बारे में आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि द ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बड़ा मजेदार पॉइंट है। पॉइंट ऐसा है कि किसी भी एक प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, टोटल अमाउंट ऑफ सर्कुलर डीएनए जितना रहता है, वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब एक ऐसा होता है कल जाकर शायद ये अपने और एक कॉपी बनाएगा शायद, तो आप बोलेंगे सर तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। ऑफ कोर्स डबल हो गया, लेकिन जैसे ही ये अपना और एक कॉपी बनाएगा, इमीडिएटली द सेल विल गेट डिवाइडेड इनटू टू। बाइनरी फिशन होगा वो, या व्हाटएवर द मींस इट वांट्स टू। ओके, यस यस, ओके, तो ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको और एक इंपॉर्टेंट बात पता रहनी चाहिए कि दिस इज द मेन डीएनए, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, दे आर नॉट मेन डीएनए, दे आर नॉट क्रोमोसोमल डीएनए, लेकिन छोटे छोटे डीएनए यहां अवेलेबल रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्लाज्मिड्स। मेन डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। प्लाज्मिड जो है वो उस सेल को कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स, एक हाथ दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा हमारा टेक्स्ट बुक बता रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो रहते हैं इनमें मेडिसिन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ जाता है। आप मेडिसिन दे रहे तो भी वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा, ऐसा होता है कभी कभी। तो वो जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में सेल को जिंदा रखने की कैपेसिटी ये किसके पास रहती है? प्लाज्मिड्स के पास रहती है। समझ गए आप? ओके, मैं रुक रहा हूं यहीं पे, आई एम स्टॉपिंग हियर। टुमारो वी विल सी इन डिटेल, विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्लेजेंट डे।
Thank you, sir. Have a nice day. सर सर